जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? वीकेंड वगैरह आपका सही गुजर गया है? आज 23 मार्च है, पाकिस्तान डे। सबको आपको मुबारक। आई थिंक परेड आज नहीं हुई है ना। वो डिले हो गई है बैड वेदर की वजह से। तो लास्ट लेक्चर से किसी को क्वेरी है तो वो भी बता सकते हैं। ये एक स्टूडेंट ने शेयर की थी असाइनमेंट। तो मैंने तो कुछ और दी थी असाइनमेंट, ठीक है। और ये तो कुछ और ही आई है, ठीक है। इन्होंने यहाँ से शुरू किया है। वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन की टाइप्स क्या होती हैं। फिर ये स्मॉल पॉक्स एग्जांपल्स उन्होंने सारों ने दी हैं। तो मैंने ये नहीं सी दी असाइनमेंट। मैंने जो है वो कहा था कि 6 वैक्सीन्स हैं कोरोना वायरस की, ठीक है। वो मैंने आपको उनका नाम बताया था। मैंने कहा था कि आपने सिंपल क्या करना है, इनके मैन्युफैक्चरर का नाम बताना है मुझे। और अ, और ये बताना है कि ये कौन सी टाइप की वैक्सीन है। कोरोना वायरस की मैंने वैक्सीन का मैंने नाम भी दिया। ये एक और स्टूडेंट है। इन्होंने भी ऐसे, ये आई मीन ये नहीं है कि इन्होंने असाइनमेंट सही नहीं दी, ठीक है ये। तो अगर आप आई मीन लाजमी नहीं है कि आप इस तरह लिख के ही सेंड करें, लिखें उसकी पिक्चर बनाएं, उसको कैम स्कैनर से आप स्कैन करें और फिर इस तरह कर दें। आपको दिखाता हूँ दूसरी असाइनमेंट। लेकिन अभी तो वैसे आपका ख़त्म होने वाला है। क्या कहते हैं उसको, कोर्स। तो ये चीज़, ये स्टूडेंट हैं एक और, देखें इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, कोई लिखा वगैरह और पिक्चर्स वगैरह बना के। सिंपल आप इधर कंपोज पे जाते हैं और उधर जाके जिसको सेंड करनी है वो करके, और यहाँ पे आप लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी लिखना है आपने लिख के वो आप सेंड कर दें, तो आपकी जो है सारी मुशक्क़त बच जाए। ये इन्होंने सेंड कर दिया मुझे, ठीक है। ओके। किसी को कुछ याद है हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, या क्या पढ़ चुके हैं? चैट में बेशक आप बता दिया करें। ओके, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, सही। और फार्माकोलॉजी में कौन सी ब्रांच हम डिस्कस कर रहे थे जी? फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। और उसमें हम एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ी, और एब्जॉर्प्शन को जो मेजरमेंट थी बायो अवेलेबिलिटी हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा आदमी, ठीक है, ADME हम पढ़े थे। आदमी, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, के बॉडी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। कंपार्टमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट, तो ड्रग उनके अंदर जाती है। फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की मेजरमेंट हम कैसे करते थे, हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कर रहे थे। उससे हम कर रहे थे। फिर मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की जो मेजरमेंट है वो हम कैसे कर रहे हैं, वो हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं, ठीक है, या क्लियरेंस से कर रहे हैं, ठीक है। और एलिमिनेशन रेट से, ठीक है, एलिमिनेशन कांस्टेंट से, कि कितनी जो ड्रग है, या क्लियरेंस से, ठीक है। क्लियरेंस और एलिमिनेशन आपस में कह लें कि काम के एतबार से मिलते जुलते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और फाइनली एक्सक्रीशन हो रही थी उसकी, या फिर बॉडी से वो निकल रही थी।
तो मेटाबॉलिज्म में मैंने एक चीज़ आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट पॉज मेटाबॉलिज्म। तो खैर ये आपको पूछना चाहिए था जब मैंने आपको उस दिन ओमेप्राजोल का बताया कि ओमेप्राजोल अगर आप लेंगे ओरल में, ठीक है, उसके कैप्सूल्स होते हैं, अगर आप वो लेंगे तो ओमेप्राजोल की सिर्फ 35% जो होती है कंसंट्रेशन या डोज का, अगर 20 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है या 40 मिलीग्राम का, तो अगर आप 40 मिलीग्राम का कैप्सूल ले रहे हैं तो उसका सिर्फ 35% जो होता है वो ब्लड के अंदर जाता है, तो बाकी क्यों नहीं जाता? ठीक है, ये क्वेश्चन होता है कि बाकी किधर गया। एक चीज तो ये होती है कि बाकी जो है वो जो इंटेस्टाइन की जो वॉल थी उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया। ठीक है, एक तो सिंपल ये आर्गुमेंट हो सकता है कि वो इंटेस्टाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाया। दूसरा ये हो सकता है कि वो डीग्रेड हो गया है कहाँ पे, स्टमक में एसिड वगैरह के साथ या इस तरह उस तरह। और फिर ये कंसेप्ट होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसमें ये होता है कि बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है, जाने से पहले पहले ही ड्रग जो होती है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये मेनली जो होता है वो होता है किसके थ्रू? लिवर के थ्रू। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको अनाटमी समझनी पड़ेगी लिवर की या आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक की। ये एसोफिगस, ठीक है, ये, और फिर स्टमक, यहाँ से ये इंटेस्टाइन है, और ये जो आपके होते हैं ऑर्गन्स, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये कनेक्ट होते हैं वेन के थ्रू। ठीक है, वेन के थ्रू लिवर के साथ ये कनेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी चीज आएगी सबसे पहले वो इन वेन्स में से जाके लिवर में जाएगी। लिवर उनको क्या करेंगे, एक किस्म का फिल्टर है लिवर, एक चेक पोस्ट है। तो लिवर उनको चेक करेगा और फिर अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो उनको ब्लड के अंदर भेज देगा कि ठीक है आप क्लियर हैं, आप बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं, ये जो वेन आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इंटेस्टाइन के जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी पार्ट्स हैं उन सब से इसने ब्लड को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, और उन सब को कलेक्ट करके ये लिवर को देती है। लिवर के अंदर मैंने आपको उस दिन बताया था कि एंजाइम सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम का मतलब क्या होता है? ये तो आपको वैसे पता होना चाहिए। एंजाइम वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके केमिकल रिएक्शंस वगैरह कराती हैं, चीज़ों को कन्वर्ट करती हैं। एक सबस्ट्रेट को एक कहने के इनपुट आप उनको देते हैं और वो एक आपको आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो लिवर उनको चेंज करता है और फिर इसमें ले जाता है। तो ड्रग के साथ भी यही चीज़ होती है। यहाँ से जो आपकी ड्रग है या यहाँ से, ठीक है, ये देखें, यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होती है, वो इस वेन में जाती है, ये वेन उसको ले जाती है लिवर के पास। ठीक है, अगर तो ड्रग जो है उसकी किस्मत खुली हुई है तो लिवर से वो बच के निकल जाएगी और आपको हो सकता है कि 90% तक आपको बायो अवेलेबिलिटी मिल जाए। तो ऐसी ड्रग्स भी होती हैं। लेकिन अब ओमेप्राजोल का केस क्या है कि वो जितनी भी अब्जॉर्ब हुई है ना, ठीक है, उसका फर्ज करें, ठीक है, आपने 40 mg का कैप्सूल दिया है तो उसमें से हो सकता है कि 37 mg जो है वो इस वेन में पहुंच जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो यहाँ पे तो 35 mg चले गए, यहाँ पे 35 mg था, वो लीवर में गया। लेकिन यहाँ पे जब आया तो वो सिर्फ और सिर्फ कह लें कि 5 से 6 mg रह गया। वो बाकी का बीच में कहाँ पे गया? वो लीवर ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो जारी बात है, आप एक बाहर से चीज दे रहे हैं। ठीक है, बाहर से चीज, इनको हम वैसे टेक्निकल टर्म में जीनोबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज आप बाहर से देते हैं उसको जीनोबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो लिवर उसको एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट करता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है। फिर भी जो आपकी ड्रग है वो 5 से 7 मिलीग्राम बच के चली जाती है। तो बेसिकली हमें वो 5 से 7 मिलीग्राम ही चाहिए होती है। ये नहीं है कि वो जो ज़ाया हो गया उसका अब इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही हम उस हिसाब से फिर देते हैं। हमें पहले पता चल गया ना कि लीवर जो है, हम यही बेसिकली काम होता है रिसर्चर्स का, फार्मासिस्ट का, कि ये चेक करें कि ड्रग की प्रोफाइल जब बनाते हैं कि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है कि नहीं होता। तो इस वजह से फिर अब आपको पता चल गया कि इसका क्या कह लें कि 35% जो ड्रग है वो सिर्फ पहुंचेगी, और जो 65% आई थिंक है ना, 65% जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो आप उस हिसाब से ड्रग की डोज देंगे ताकि उसमें से 65 अगर मेटाबोलाइज हो जाए तो 35 जो पहुंचे वो हमारी डिजायर्ड डोज हो।
इसको आई मीन ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक टर्म है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रो ड्रग, ठीक है। प्रो ड्रग कहते हैं एक चीज, एक ड्रग होती है उसको हम कहते हैं प्रो ड्रग। एक ड्रग नहीं, बेसिकली कैटेगरी है ड्रग की जिसको हम प्रो ड्रग कहते हैं। इससे रिलेटेड चीज है, आपने सर्च करना है प्रो ड्रग होती क्या है, ठीक है। और कोई एक एग्जांपल आपने देनी है, ठीक है। बहुत मशहूर एग्जांपल आपको वैसे मिल जाएगी। कोशिश करें पाकिस्तान की हो, ठीक है, ब्रांड हो, और ये ना हो आप बाहर से कोई देखते फिरें। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो जो ड्रग है, ठीक है, प्रो ड्रग जो है वो कह लेंगे आप, खून को पतला करने की जो होती है ना दवाई, उसमें वो जो ड्रग है वो प्रो ड्रग है। ये आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ये सर्च करना है प्रो ड्रग होती है, और कोई एग्जांपल आपने दो तीन दे देनी है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके बाद ये आपका, चलिए हम ख़त्म कर लेते हैं लेक्चर। डायबिटीज़ जो था वो आपका नेक्स्ट जो है वो था। ओके जी। तो डायबिटीज़ होती क्या है जी? डायबिटीज़ मिलाइटस, ठीक है। ये बेसिकली डायबिटीज़ की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मिलाइटस होती है, डायबिटीज़ इंसिपिटस होती है, डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो मोस्ट कॉमन जो होती है वो मिलाइटस ही होती है, ठीक है। इंसिपिटस जो होती है या स्पाइडस जो भी है वो होती है कि किडनी से रिलेटेड है, ठीक है, उसका लेना देना, वो बहुत कम होती है। गेस्टेशनल जो होती है वो प्रेग्नेंट विमेन जो होती हैं, उनकी डिलीवरी जब होती है तो उसके उस टाइम पे कह लें कि एक शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, उसको गेस्टेशनल है। वो एक ट्रांजिएंट पीरियड के लिए होती है, ठीक है, कुछ कुछ फीमेल को होती है। लेकिन बहरहाल जो आजकल नॉर्मल पेशेंट में होती है उसको कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। ये क्या होती है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, एक स्पेक्ट्रम है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, एक बीमारी नहीं है इसमें, डिफरेंट जो होती हैं चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो खराब होती हैं किसकी वजह से होती हैं, या किस, ये होती है हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। ग्लाइसीमिया इसका मतलब क्या होता है? ग्लूकोज लेवल का ब्लड में बढ़ जाना, ठीक है। रेज इन शुगर लेवल्स ऑफ ब्लड। तो ये चीज़ जो है ये देखने वाली है। देखें, ऑल नॉट ऑल शुगर्स कॉज डायबिटीज, ठीक है। जितनी भी शुगर होती हैं वो सारी की सारी डायबिटीज नहीं कराती। डायबिटीज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ग्लूकोज, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज रिच इन ग्लूकोज मे कॉज डायबिटीज। कोई भी चीज़ जो ग्लूकोज में रिच है, ठीक है, वो डायबिटीज को कह लें कि प्रोग्रेस कर सकती है, वो डिजीज को, ठीक है, डिवेलप करा सकती है। तो दूसरी जो शुगर्स हैं, ठीक है, इस सिस्टम में मीठा लाजमी नहीं है कि वो शुगर आपको करे। मीठे में आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर चीज़ क्या होती है, ठीक है। मीठा आप देखें जो आपके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है, एस्पार्टेम है या इस तरह की और चीज़ें, वो भी मीठे हैं लेकिन उनमें ग्लूकोज नहीं है, वो आपकी डायबिटीज़ की कंडीशन को वर्स नहीं कर सकते। इसी तरह एक नेचुरल है फ्रक्टोज है, ठीक है। देखा ग्लूकोज वो उससे डायबिटीज के हैं, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो भी मीठा होता है लेकिन उससे डायबिटीज का कोई इशू नहीं होता। ये मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रक्टोज रिच फ्रूट्स, ठीक है, वो आपको देखने चाहिए, डाइट प्लान पूरा होता है, ठीक है, डायबिटीज के लिए। तो हमारा जो फोकस है वो बेसिकली डायबिटीज के जो ड्रग्स हैं उन पे है, और डायबिटीज की थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी पे या कह लें कि मैकेनिज्म पे। ओके जी, फिर है जी रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये नॉर्मल अभी फिजियोलॉजी बताएंगे कि ग्लूकोज की रेगुलेशन बॉडी में होती कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे इन्हें नट शेल बता देता हूँ कि
आप फूड इंटेक करते हैं, उस फूड का ब्रेकडाउन होता है, उस फूड के अंदर से फिर ग्लूकोज निकलता है, उसमें से फैट्स निकलते हैं, उसमें से प्रोटीन्स निकलती हैं। ठीक है, मेन तीन यही इंग्रेडिएंट होती है ना आपकी न्यूट्रिशन के। तो ये इन सारी चीज़ों को जो आपका सिस्टम होता है इंटेस्टाइन का, वो स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उनका स्मॉलर यूनिट ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन्स का स्मॉलर यूनिट क्या होता है? अमाइनो एसिड। और लिपिड्स का या फैट्स का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ये इंटेस्टाइनल जो आपका ट्रैक होता है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये वो करता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये न्यूट्रिशनल सबस्ट्रेट, ये जो छोटे छोटे बन गए हैं, ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, वो सिस्टम्स डिफरेंट जगह पे होते हैं। मेनली चूंकि ये इंटेस्टाइन में है, तो इंटेस्टाइन के अंदर ये सिस्टम होता है एक, वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो क्या रिलीज करता है? इंसोलिनोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइन में से रिलीज होते हैं, ये जाते हैं फिर किसके पास? ये जाते हैं जो आपका पंक्रियाज है ना। ठीक है, आई होप आपको पता होगा पंक्रियाज का। ठीक है, तो ये पंक्रियाज के पास जाते हैं। इसको क्या कहते हैं उर्दू में? लबलबा। ठीक है, हाँ, इसको लबलबा कहते हैं। तो ये लबलबा के पास जाते हैं, यहाँ पंक्रियाज के पास। और पंक्रियाज को कहते हैं कि जनाब, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल जो सबस्ट्रेट्स हैं उनका लेवल बढ़ रहा है, तो आप प्लीज क्या रिलीज करें? इंसुलिन रिलीज करें। इसी वजह से इनको कहते हैं इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन। तो पंक्रियाज जो है वो फिर क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। अब इंसुलिन के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, वो हम नीचे देख लेंगे। एक तो ये तरीका होता है कि जब आप फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि अगर फूड इंटेक ना करें तो फिर क्या रिलीज होगी इंसुलिन? हाँ, इंसुलिन रिलीज हो सकती है अगर आप फूड इंटेक ना करें। कैसे? कि अगर आप आई मीन इंजेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, फूड आप ओरली नहीं ले रहे, आपकी वैसे ही ग्लूकोज का कोई आप वैसे ही इंजेक्ट कर रहे हैं, या आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट हो गया कि जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो फिर भी जो पेंक्रियाज है वो उसको सेंस करेगा कि आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो वो इंसुलिन को रिलीज कर देगा। तो ये यानी कि इंसुलिन का रिलीज होने के स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलाई। अब इंसुलिन जब रिलीज होती है तो फिर ये क्या करती है? नंबर वन, ये लीवर को कहती है कि यार जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ना, ठीक है, उसको आप इंक्रीज करें। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें। जब ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो जाहिर बात है ग्लूकोज की नीड बढ़ेगी। तो ग्लूकोज की नीड जब बढ़ेगी तो ग्लूकोज को ब्लड से उठाना पड़ेगा, तो ब्लड से उठा के सेल में लेके आना पड़ेगा। तो इंसुलिन का जो लबाब होता है, ठीक है, काम करने का, वो ये होता है कि ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के बस किसी तरह उसको सेल्स में लेके जाओ। ठीक है, अब वो सेल्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, बॉडी के सेल्स, वो मोस्टली मसल होता है। ठीक है, मसल के अंदर उसको स्टोर करो ग्लूकोज को। यहाँ वो लीवर होता है, लीवर के अंदर भी ग्लूकोज को स्टोर करो। यहाँ एडिपोसाइट है, एडिपोसाइट में ग्लूकोज स्टोर नहीं होता, एडिपोसाइट में लिपिड जो फैट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, एटसेट्रा। इसी तरह मसल में प्रोटीन वगैरह भी स्टोर होती है। तो ये इसका लबे है इंसुलिन के काम करने का। ये किस तरह करती है? देखा, लीवर को वो कह रही है कि ग्लाइकोजन को बढ़ाओ। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब है कि ग्लूकोज को स्टोर करो। ठीक है, अच्छा जी। तो एक चीज वो क्या कर रहा है? इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, कि ग्लाइकोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। तो ग्लूकोज की जो सिंथेसिस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है, उसको आपने इंक्रीज करना है। दूसरी चीज क्या कि
ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जो प्रोसेस है ना, ये ग्लूकोज न्यू जेनेसिस, ठीक है, इसका मतलब है नया ग्लूकोज बनना, ठीक है, इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो हमने नहीं बनाना। फिर ये एक इंक्रीज पेंटोज फास्फेट पाथवे है, ठीक है, ये बेसिकली ये भी कंजम्पशन पाथवे है, ठीक है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज इससे कंज्यूम होता है, तो हमने यही काम करना है। फिर ये देखें मसल को स्टिमुलेट कर रही है कि यार आप ग्लूकोज को इनटेक करो। मसल में भी ग्लूकोज स्टोर होता है, लेकिन किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो आपसे ये वैसे एमसीक्यू, ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है मसल में और लिवर में? तो वो फॉर्म कौन सी है? ग्लाइकोजन। फिर ये देखें लिपोलाइसिस, ये फैट के ब्रेक डाउन को रोक रही है, क्योंकि फैट ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं। लिपिड को भी स्टोर कर रही है, ठीक है, अमाइनो एसिड को भी स्टोर कर रही है। ये बेसिकली अब सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज करते हैं। इंसुलिन को कौन से सेल रिलीज करते हैं? बीटा सेल्स। खैर ये आपकी ये जरा टेक्निकल या हम थोड़ी डेप्थ में हो जाएंगी चीजें। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की हाफ लाइफ कितनी होती है? 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट के लिए ये रहती है। ये सी पेप्टाइड का मैं जैसे आपको बता दूं कि ये क्या चीज होती है। देखें पंक्रियाज के अंदर जो होते हैं ना सेल्स, बीटा सेल्स होते हैं। पंक्रियाज सिर्फ इंसुलिन नहीं रिलीज करता, और भी काफी सारे हार्मोन रिलीज करता है। खैर, तो पंक्रियाज जब इंसुलिन रिलीज करता है ना, तो इंसुलिन इस फॉर्म में होती है। इंसुलिन देखें प्री फॉर्म उसकी ये होती है, ये स्टोर फॉर्म है। इसके अंदर आपको ये सी नजर आ रहा है, ये जब तक लगा रहता है इंसुलिन इनएक्टिव होती है। जैसे ही इसको उतार देते हैं, ये उतार दिया बीच में से, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ के तो ये इंसुलिन बन गई। तो इससे आई मीन ये नहीं है कि ये सी पेप्टाइड किसी काम का नहीं होता, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। ये हमारे काम का इसलिए है कि हम इससे डायग्नोस करते हैं कि इंसुलिन कितनी रिलीज हो रही है। जितनी देखें इंसुलिन बनेगी ना, जितनी इंसुलिन, या अब एक मॉलिक्यूल अगर इंसुलिन का रिलीज हुआ है, तो साथ में एक सी पेप्टाइड भी रिलीज हो गया, ठीक है। अगर दो इंसुलिन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तो कितने सी पेप्टाइड हो जाएंगे? दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि इंसुलिन कितनी रिलीज हो रही है। तो अगर हमें कोई टेस्ट करना हो कि इंसुलिन कितनी रिलीज हो रही है, तो हम फिर क्या करते हैं? हम सी पेप्टाइड का टेस्ट करते हैं कि सी पेप्टाइड की बॉडी में कंसंट्रेशन कितनी है। तो आप वैसे ये पूछ सकते हैं कि सर फिर हम इंसुलिन को ही मेजर क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, हम यही क्यों नहीं देख रहे कि इंसुलिन कितनी रिलीज हुई है। तो इंसुलिन के अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि हाफ लाइफ बहुत ही कम है, 5 से 6 मिनट के अंदर हम कुछ भी डायग्नोज नहीं कर सकते। तो लेकिन जो सी पेप्टाइड है उसकी हाफ लाइफ कितनी है? उसकी हाफ लाइफ 30 मिनट है, ठीक है। वो 30 मिनट तक बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। तो 30 मिनट के लिए हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, वो इजी है परफॉर्म करना। साथ में फिर अब ये एक अमाइलिन का भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अमाइलिन क्या है? इंसुलिन रिलीज हो रही होती है ना, उसके साथ अमाइलिन भी रिलीज होती है, ठीक है। तो अमाइलिन का काम भी इंसुलिन के काम को, अमाइलिन का काम है, ठीक है, ये इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, ये बॉडी के अंदर इंसुलिन के काम को इन्हांस करती है, उसको कहने के हेल्प करती है। तो जब हम ड्रग्स देते हैं तो हम फिर कुछ अमाइलिन की ड्रग्स भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि अमाइलिन का काम भी ऑलमोस्ट इंसुलिन जैसा ही है, लेकिन इतना पोटेंट नहीं है जितना इंसुलिन का। तो ये जरा रिसेप्टर वाली चीजें हैं आप, ये भी रिसेप्टर है। अब इसका जो डायग्नोसिस होता है उसका देख लें, ठीक है। ये जो अभी ये लिखा हुआ है, ये डायग्नोसिस का नहीं है, ये नॉर्मल लेवल्स हैं, ठीक है, कि नॉर्मल ग्लूकोज के लेवल कितने होने चाहिए, ठीक है। तो एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, आप है, मैं हूँ, ठीक है। फास्टिंग जो है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। फास्टिंग क्या कंडीशन होती है? अगर आप 8 घंटे तक, ठीक है, कुछ भी ना खाएं, कोई कैलोरी इंटेक ना करें, उसको हम क्या कहते हैं? फास्टिंग। फिर फास्टिंग कंडीशन में ही अगर आपका लेवल 100 से 125 पे चला गया है, तो इसको कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अब ये एक अलग टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? 75 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं और उसको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं।
तो अगर 120 मिनट के बाद, ठीक है, यानी कि 2 घंटे के बाद आपका ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे और वो 140 से लेके 199 के दरमियान है, तो आप को कौन सी कंडीशन है? आपको कंडीशन है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है, अगर इसके दरमियान दरमियान है इस टेस्ट के बाद, ठीक है, इस टेस्ट के बाद। अब डायबिटीज का क्या सीन है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, ठीक है, तो उसके क्या होंगे? देखिए, रैंडम रैंडम का मतलब होता है कि दिन के किसी भी वक्त, ठीक है, उसका लेवल 200 से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, और अगर वो फास्टिंग में है तो वो 126 से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। ये टेस्ट जो है ये मोर रिलायबल होता है, ठीक है, ये आपको 3 महीने तक की जो प्रिडिक्शन होती है वो बता देता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 6.5 ही होता है, ठीक ठीक है। इसका मतलब ये होता है HbA1c इसको कहते हैं, ठीक है। Hb जो होता है ये स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का सिंबल Hb होता है। हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं, ठीक है। और ये ए का मतलब होता है ऑगमेंटेशन, ठीक है, या अग्लूटिनेशन, ठीक है, वो टेस्ट होता है। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर ये प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन जो होती है ना, ये बाइंड करती है किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। तो अब बॉडी की जो नॉर्मल होता है ना, ठीक है, बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि फर्ज करें आरबीसी आपके बॉडी में फर्ज करें आपकी बॉडी में आरबीसी कितने हैं? 100। वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में आरबीसी कितने हैं? 100। लेकिन उसके 6.5% जो आरबीसी होंगे ना, उनके साथ ग्लूकोज होना चाहिए हो, यानी कि ये नॉर्मल लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर 6.5 से बात आगे जा रही है, 7 पे या 8 पे चली गई है बात, 8% पे, यानी कि आपके जो 8% आरबीसीज हैं उनमें ग्लूकोज मौजूद है, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज है, ठीक है, ये बेसिकली। और ये 3 महीने हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर देखें, अगर आरबीसी आपके 6.5% आरबीसी के अंदर ग्लूकोज है, तो वो 3 महीने तक उधर ही रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि आरबीसी 3 महीने तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, या लाइव रहते हैं, और 3 महीने के बाद उनकी कह लेंगे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो 3 महीने तक आपका लेवल यही रहेगा। ये फिर कुछ और टेस्ट भी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। डायबिटीज़ की फिर टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ वो कितनी हैं जी? दो, बेसिकली मेन दो ही हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। टाइप 1 में क्या चीज़ होती है? टाइप यानी कि आपकी इंसुलिन बनना ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है, या सफिशेंट एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ऐसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। और टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही, ठीक है, वो उसकी सेंसिटिविटी जो होती है ना टिश्यूज़ में, सेल्स में, वो लूज, वो कह लें कि लॉस हो जाती है। टाइप 1 के लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करते, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले ही देखें, अगर आपको, यानी कि फर्ज करें कि आपके फादर, या स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? फादर या मदर को आपकी डायबिटीज़ है, ठीक है, और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि यार कि मुझे भी डायबिटीज़ तो नहीं है, ठीक है, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो वो FDA जो है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है, वो रेकमेंड करती है कि आप, सॉरी, ADA जो है, ठीक है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, वो कहती है कि आप टाइप 1 के लिए स्क्रीनिंग ना करें, ठीक है, यानी कि उस डायबिटीज़ के लिए जो कि जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही, उसके लिए डायग्नोज या प्री डायग्नोज आप ना करें चीज़ों को, ठीक है। हाँ, आप टाइप 2 के लिए डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए इन्होंने नीचे मेथड दिया हुआ है, ठीक है, एज है, फिर ये है। देखो, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। फिर वो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर आपका वेट जो है वो 25, BMI सॉरी जो है वो 25 है, या
ग्रेटर देन 25, ठीक है, ग्रेटर देन 25 है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए आपकी, अगर तो ये है, ये बेसिकली ओबेसिटी को बता रहा है कि आप अगर 25 किलोग्राम पर मीटर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ओबीज होते हैं बेसिकली, अगर आपका 25 से ऊपर होता है। अगर आपके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, साथ में फिजिकल इनएक्टिविटी है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये एचडीएल का लेवल लो है, ये हाई हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। फिर एबनॉर्मल ग्लूकोज टेस्टिंग भी है साथ में, ये जो आपने मैंने ऊपर आपको सारे टेस्ट बताए हैं, ठीक है। एक तो आपका आप ओबीज भी हैं, साथ में आपका जो टेस्ट है वो देखें, वो 5.7 से 6.4 तक जा रहा है, ठीक है। ये है, यहाँ ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, यहाँ ये वाली कंडीशन है। जो भी है, इनमें से अगर कोई एक भी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डायबिटीज टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 हो सकती है। उसके बाद ये एक ब्रिटिश जो है, अच्छा 6 मिनट हमारे रह गए। यूके की जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पे उन्होंने डायबिटीज का दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज। वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इनका डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ये वेबसाइट है, ठीक है, जो भी डायबिटीज डॉट को डॉट यूके की, ठीक है, उसमें इन्होंने ना लेवल्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं। ये ऊपर जो इन्होंने बताया ना लेवल, ये इन्होंने यूनिट यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, मिली मोल पर लीटर में ले गए, ठीक है। हमने वहाँ पे वो जो आपको दिखाया था वो था, ये ज़रा क्या कह लें, यूके वालों को ना ज़रा क्या कह लें, कुछ होता है। और इस तरह की जो कंट्रीज हैं, ये कुछ मैट्रिक सिस्टम का या इस तरह का हिसाब होता है, यूनिट अपने अपने लगाते हैं यार। इंटरनेशनली कोई चीज़ है, आप एक्सेप्ट कर लो दोनों। अमेरिकन अपने करते रहते हैं, यूके वाले अपने करते रहते हैं, और मसला जो होता है वो हम जैसे कह लें कि स्टूडेंट्स को या हम जैसे टीचर्स को होता है। तो खैर, तो इन्होंने अब ये नॉर्मल लेवल्स बताए हैं, ठीक है, किसके, अगर एक पेशेंट है वो नॉन डायबिटिक है, ठीक है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, तो उसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है, मिली मोल का। तो इधर मैं अगर कर लूँ मिली मोल इंटू, हाँ जी, ये तो 1 मिली मोल पर लीटर में कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं, 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये मैं डेसीलीटर में आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जो होती है ना आपकी मशीन्स, ठीक है, शुगर वाली, उनके अंदर डेसीलीटर मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेजरमेंट आ रही होती हैं, तो इस वजह से आपको ये बताना लाजमी है। तो ये नॉन डायबिटिक जो है पेशेंट, ठीक है, वो उनके अंदर उन्होंने नॉर्मल लेवल कितना बताया, प्री पेरेंडियल, ठीक है। प्री पेरेंडियल का मतलब होता है खाने से पहले, पोस्ट का मतलब खाने के बाद, ठीक है। ये हम आगे भी जब इंसुलिन डिस्कस करेंगे तब भी आपको वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो ये कह रहे हैं तकरीबन 6 तक, ठीक है। हाई लेवल ये क्या है, ऊपर अपर लिमिट क्या है, 6 मिली मोल। तो 6 मिली मोल को, अगर 6 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 6 इंटू 18, हाँ जी, 108 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो खाने से पहले आपका
होना चाहिए ग्लूकोज का लेवल। और खाने के 90 मिनट के बाद, 90 मिनट के बाद यानी कि 1.5 घंटे के बाद, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? 7.8 मिलीमोल। 7.8 मिलीमोल जो है वो कितने, सॉरी, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आपकी शुगर जा सकती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल होगी एक हेल्दी पर्सन के लिए, ठीक है, अगर वो खाने के 1.5 घंटे के बाद ये चेक करता है। फिर उन्होंने अब ये देखें टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बताया हुआ है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसके अंदर बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है, आपकी जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स है ना, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ बॉडी जो होती है ना, उस वो एक कंडीशन होती है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। बॉडी जो होती है वो आपके जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, आपकी अपनी बॉडी आपके इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब सेल ही नहीं होंगे तो फिर इंसुलिन कैसे बनेगी? वो मुझे अब याद आ रहा है, क्या था, ना बचेगा बांस ना बजे, ना रहेगा बांस की बांसुरी, ठीक है। तो ना होंगे आपके इंसुलिन बनाने वाले सेल, ना होगी आपकी इंसुलिन। तो इन्होंने अब बताया कि अगर किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज का सबसे जो कह लें कि प्रोमिनेंट इंडिकेटर होता है वो होता है कि वो पेशेंट जो है, फिजिशियन, ये फिजिशियन के ऊपर होता है, वो उसने डायग्नोज करना होता है, वो इंसुलिन ले रहा होता है, ठीक है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज का होता है मेजर इंडिकेटर। तो उसमें अब वो क्या बता रहे हैं कि किसी बंदे को टाइप 2 डायबिटीज है तो उसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए खाने से पहले? 7 मिलीमोल वो बता रहे हैं, ठीक है। तो 7 मिलीमोल कितने हो गए मिलीग्राम? 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, खाने से पहले वो बता रहे हैं, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है। और इसी तरह वो डिफरेंट और बता रहे हैं। चले मैं ऐसे करूंगा, मैं इन सारों को आपको ना कन्वर्ट करके ना मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, और वैसे आपको असाइनमेंट भी दे सकता हूँ मैं, है ये, चले मैं ही आपको करके दे दूंगा, ठीक है, इन सारों को मैं आपको मिलीग्राम में ये रेंजेस को कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर इन्होंने देखा टाइप 1 के लिए दिया हुआ है, ठीक है, अब ये चिल्ड्रन के लिए भी जिनको डायबिटीज होती है, ये उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, ठीक है। अब ये डायग्नोसिस का जरा और सिस्टम है, ठीक है, कि किस पेशेंट को हम कहेंगे कि ये डायबिटिक है, ठीक है, उसके भी इन्होंने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। चलिए ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, है इधर तो इन्होंने पहले ही कन्वर्ट करके रखा हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट।